गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स टॉपिक की विशेष प्रकारों का अध्ययन किया था, जिनमें पहला था आपके सममित मैट्रिक्स, दूसरा विषम सममित और तीसरा परिवर्त मैट्रिक्स, और इनके गुणधर्म हमने उसमें देखे थे। और आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स टॉपिक के ही मैट्रिक्स पर संक्रियाएं, इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। और मैट्रिक्स पर संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? वो 4 प्रकार की होती हैं। पहली है आपकी योग संक्रिया। कौन सी? योग संक्रिया। दूसरी है व्यवकलन संक्रिया। तीसरी है एक अदिश राशि से गुणन। किसका गुणन? मैट्रिक्स का गुणन। और चौथी है गुणन संक्रिया। जैसे पहली बताई मैंने, योग संक्रिया मतलब 2 मैट्रिक्सों का योग कैसे किया जाए। व्यवकलन 2 मैट्रिक्सों का अंतर यानी 2 मैट्रिक्सों को किस प्रकार से घटाया जाए। तीसरा एक अदिश राशि यानी अचर राशि से किसी मैट्रिक्स को कैसे गुणा किया जाए। और चौथा 2 मैट्रिक्सों का गुणन कैसे किया जाए। तो हम देखें, सबसे फर्स्ट संक्रिया है हमारी योग संक्रिया। योग संक्रिया क्या होती है, या हम कैसे 2 मैट्रिक्सों का योग करते हैं। तो क्या है उसकी शर्त? क्या है? 2 मैट्रिक्सों का योग तभी संभव होता है जबकि दोनों मैट्रिक्स समान कोटि की हो। सबसे पहली बात कि 2 मैट्रिक्सों का योग कब कर सकते हैं हम? जब दोनों मैट्रिक्स समान कोटि की होंगी, अन्यथा उनका योग नहीं किया जा सकता। और योगफल दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल लिया है हमने, एक मैट्रिक्स ली है ए और दूसरी मैट्रिक्स ली है बी। तो देखें हम कि इन दोनों मैट्रिक्सों का योग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका पता हमें कैसे लगेगा? कि इसका पता लगेगा कि उनकी कोटियों को देख करके, उनकी कोटियों की जानकारी करके कि दोनों की कोटियाँ समान है या नहीं हैं। तो हम देखें, इस मैट्रिक्स ए की कोटि में 2 पंक्तियाँ और 1 स्तंभ, यानी इसकी कोटि हो गई 2 इंटू 1। दूसरी मैट्रिक्स है बी हमारी, बी में भी वही 2 पंक्तियाँ और 1 स्तंभ, तो इसकी कोटि भी हो गई 2 इंटू 1। इसका मतलब हम इन दोनों मैट्रिक्सों का योग कर सकते हैं क्योंकि दोनों की कोटि समान है। और योगफल कैसे याद करेंगे? कि योगफल दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो ये ए प्लस बी, ये ए मैट्रिक्स लिख दी हमने, ये बी मैट्रिक्स। अब 2 के संगत अवयव कौन सा है? यहाँ पर 1, तो ये 2 में 1 जोड़ दिया। 3 के संगत अवयव 2, तो 3 में 2 जोड़ दिया। अब योगफल कितना आया? 2 और 1 3, और 3 और 2 5। ये जो नई मैट्रिक्स बनी उसकी कोटि भी उतनी ही होगी जितनी कि मैट्रिक्स ए तथा बी की कोटि है। यानी ए और बी की कोटि 2 इंटू 1 है, तो ए प्लस बी की कोटि भी 2 इंटू 1 ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने गलत योगफल कर दिया है, गलत योग कर दिया है। तो यहाँ देख लें, 2 पंक्तियाँ और 1 स्तंभ। तो इस प्रकार से हम 2 मैट्रिक्सों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया। व्यवकलन संक्रिया क्या होती है? हम देखें कि व्यवकलन संक्रिया 2 मैट्रिक्सों का व्यवकलन तभी संभव होता है जबकि दोनों मैट्रिक्स समान कोटि की हो। दोनों मैट्रिक्स क्या हो? समान कोटि की हो। और उनका व्यवकलन दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त होता है। तो जैसे योग के लिए आवश्यक थी कंडीशन कि दोनों मैट्रिक्स समान कोटि की होनी चाहिए, ऐसे ही व्यवकलन के लिए भी यही शर्त है कि दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान होनी चाहिए। और व्यवकलन कैसे प्राप्त होगा? कि दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त होता है। तो देखें, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ले ली हमने। अब दोनों की कोटि हमने जांच कर ली कि इसकी ए की कोटि 2 इंटू 1, बी की कोटि भी 2 इंटू 1। इसका मतलब मैट्रिक्स ए में से बी को घटाया जा सकता है और बी में से ए को घटाया जा सकता है, यानी इनका व्यवकलन किया जा सकता है। तो हम देखें, पहले ए माइनस बी, पहले ए को लिखा मैट्रिक्स ए को, फिर मैट्रिक्स बी को लिखा, बीच में चिन्ह माइनस का लगाया। और घटाने का तरीका संगत अवयव घटते हैं। तो 2 का संगत अवयव 1,
तो 2 में से 1 घटा दिया, 3 का संगत अवयव 2, 3 में से 2 घटा दिया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच गया, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच गया। इसी प्रकार हम b माइनस ए भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों की कोटि समान है। तो b को पहले लिखेंगे और a को बाद में लिखेंगे। तो वही 1 का संगत अवयव 2, 1 में से 2 घटाएंगे और 2 का संगत अवयव 3, 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे -1, 2 में से 3 घटाएंगे तो अभी -1। इस प्रकार से हम 2 मैट्रिक्सों का व्यवकलन ज्ञात कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ें। एक अदिश राशि से गुणन संक्रिया, तीसरी है हमारी एक अदिश राशि से गुणन संक्रिया। तो एक अदिश राशि से गुणन कैसे करते हैं हम किसी मैट्रिक्स का, इस पर चर्चा करें। जब किसी अदिश राशि के से किसी मैट्रिक्स को गुणा किया जाता है तो मैट्रिक्स के सभी अवयव उस अदिश राशि के से गुणा हो जाते हैं। जैसे यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस भी राशि से हम मैट्रिक्स को गुणा करेंगे उस राशि से मैट्रिक्स के सभी अवयव गुणा हो जाएंगे। देखिए मैट्रिक्स ए हमने ले ली 2 × 1 कोटि की और अदिश राशि के का मान हमारे पास कितना है 2। तो हमें क्या याद करना है 2a का मान ज्ञात करना है। तो 2a कैसे निकालेंगे, 2 × a का मान रख दिया हमने, मैट्रिक्स ए को लिख दिया। अब ये जो भार अदिश राशि 2 है ये 2 इस मैट्रिक्स के सभी अवयवों से गुणा हो जाएगी। देखिए 2 को 3 से गुणा कर दिया, 2 को 4 से गुणा कर दिया तो 2 तिया 6 और 2 चकू 8। इस प्रकार से ये हमारे किसी अदिश राशि से किसी मैट्रिक्स का गुणन कैसे होता है ये हमने यहाँ पर सीखा है। और अब हम आएंगे लास्ट संक्रिया है गुणन संक्रिया। हाँ जी, अब हम देखें हमारी जो चौथी संक्रिया है वो कौन सी है, गुणन संक्रिया। तो गुणन संक्रिया क्या होती है, 2 मैट्रिक्सों का गुणा किस प्रकार से किया जा सकता है। 2 मैट्रिक्सों का गुणन तभी संभव होता है जबकि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, पहली मैट्रिक्स में तो स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के समान हो। पहली मैट्रिक्स में जितने स्तंभ है उतने ही दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियां होनी चाहिए, तभी उन 2 मैट्रिक्सों का गुणा संभव होगा। जिसमें से यूँ कह सकते हैं कि पहली मैट्रिक्स में तो स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियां। तो देखें अर्थात यदि ए एक मैट्रिक्स है जो कितनी कोटि की है, m × p कोटि की, तथा b दूसरी मैट्रिक्स है जो कितनी कोटि की है, p × n कोटि की है। अब हम इसमें देखें कि पहली मैट्रिक्स A है तो A में स्तंभ देखने हैं, स्तंभ जो बाद में लिखा है वो स्तंभ होता है। तो स्तंभ कितने हैं P, और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियां यानी जो पहले लिखी है कितनी है P। तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है, इसलिए इन पहली मैट्रिक्स A का दूसरी मैट्रिक्स B से गुणा किया जा सकता है, यानी कि A भी संभव है, यानी A को B से गुणा किया जा सकता है। अब गुणा कैसे किया जाए उसके लिए बताया गया है कि AB जो गुणन मैट्रिक्स है वो यदि Dij प्राप्त होती है तो वो कितनी कोटि की प्राप्त होगी, पहली मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियां बची वो पंक्तियां और दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ से मिलकर के वो जो कोटि बनेगी वो गुणन मैट्रिक्स की कोटि तैयार होगी। अगर ये कोटि हम जब गुणा करेंगे, गुणन मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे, यदि उसकी कोटि m × n नहीं आती है तो इसका मतलब हमारा गुणन गलत है। ये ध्यान रखना, ये गुणन को जांच करने का तरीका है। अब ये देखें ये जो Dij लिखा है वो क्या है, Dij इस गुणन मैट्रिक्स का व्यापक पद है। तो व्यापक पद से सारे पद कैसे प्राप्त होंगे वो बताया गया है। D11 का मतलब R1 × C1, R1 मतलब पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स का पहला स्तंभ गुणा होकर के गुणन मैट्रिक्स का D11 अवयव प्राप्त होगा। ऐसे ही पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा स्तंभ गुणा होकर के कौन सा अवयव प्रदान करेगा, D12। ऐसे ये हम
जितनी भी क्रम की बनानी है उतनी क्रम की इस प्रकार से हम बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पंक्ति और एक स्तंभ आपस में गुणा होकर के गुणन मैट्रिक्स का एक अवयव प्रदान करता है। एक पहली मैट्रिक्स की एक पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स का एक स्तंभ गुणा होकर के गुणन मैट्रिक्स का एक अवयव हमें प्रदान करता है। जैसे ए हमने ये ली है जिसकी कोटि कितनी है 2 इंटू 2, यानी इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, ठीक। और दूसरी मैट्रिक्स हमने बी ली है जिसमें कितनी पंक्तियां हैं 2 पंक्तियां और एक स्तंभ, यानी इसकी कोटि हो गई 2 इंटू 1। अब हम देखें कि क्या ए का बी से गुणा किया जा सकता है क्या। तो गुणन की शर्त क्या है कि ए में तो यानी पहली मैट्रिक्स में स्तंभ देखने हैं और बी का मतलब दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या। तो पहली मैट्रिक्स में स्तंभ कितने हैं 2 और दूसरी मैट्रिक्स की में कितनी पंक्तियां हैं 2। तो इसका मतलब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है, और समान है तो इसका मतलब हम ए को बी से गुणा कर सकते हैं। और कर सकते हैं तो देखो गुणा किया गया। गुणन का तरीका सीधा सीधा कि एक पंक्ति से एक स्तंभ, एक पंक्ति से एक स्तंभ, यानी कि एक पंक्ति और एक स्तंभ गुणा होकर के गुणन मैट्रिक्स का एक अवयव मिलेगा। ये ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण संक्रिया है आपकी गुणन संक्रिया। सारे क्वेश्चन या 90% क्वेश्चन गुणन संक्रिया पर आधारित हैं, और जो एग्ज़ाम्स में आता है 2 नंबर का क्वेश्चन वो गुणन संक्रिया पर आधारित होता है। इसलिए इसको अच्छे से समझें। तो हम वापस आएँ कि एक पंक्ति और एक स्तंभ गुणा होकर एक अवयव मिलता है। अब गुणा कैसे करते हैं एक पंक्ति और एक स्तंभ को। तो एक पंक्ति के जो संगत अवयव हैं, एक पंक्ति और एक स्तंभ के जो संगत अवयव हैं वो गुणा होकर के योग हो जाता है। उनका गुणा होकर के, संगत अवयवों का गुणा होकर के क्या हो जाता है, योग हो जाता है। ध्यान रखना, गुणा होकर के योग होना। तो गुणा संगत अवयव पहले का 3 से गुणा और 2 का 5 से गुणा, संगत अवयव गुणा और उनका क्या करना है योग। तो ये 1 इंटू 3 प्लस के 2 इंटू 5 से एक अवयव मिला है, ठीक। अब यहाँ और स्तंभ होते तो और चले जाते यहाँ पर, और नहीं है तो इसलिए हम क्या आएंगे दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से। तो R2 इंटू C1, तो R2 इंटू C1 से क्या बनेगा D21। D21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित अवयव, यानी कि देखो 3 को 3 से किया संगत अवयव गुणा 3 इंटू 3 और संग 4 इंटू 5 दोनों का योग, ये कर दिया। अब हम देखें कि ये हो गया 3 प्लस के 10 और ये हो गया 9 प्लस के 20। 3 प्लस 10 13 और 9 प्लस 20 29। मैंने आपसे एक बात और कही थी कि जो गुणन मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स के तो पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों से उसकी कोटि हमें प्राप्त होती है। यहाँ से 2 इंटू 1, तो ये देखो 2 इंटू 1, क्या इसमें 2 इंटू 1 की है क्या, 2 पंक्तियाँ हैं और एक स्तंभ है। इसका मतलब हमने जो गुणन किया है वो एकदम परफेक्ट है, राइट है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हम देखें, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि ए को बी से गुणा लेकिन ए बी बनता है, और बी को ए से गुणा बी ए बनता है। लेकिन अगर ए बी संभव है तो ये आवश्यक नहीं है कि बी ए भी संभव हो। ये डिपेंड किस पे करेगा, शर्त पे डिपेंड करेगा। शर्त क्या है, पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। जब हम बी ए निकालेंगे तो वहाँ पर पहली मैट्रिक्स बी बन जाएगी और दूसरी मैट्रिक्स ए बन जाएगी। इसलिए अगर बी में स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के समान होगी तो ही बी ए संभव होगा। क्या इस केस में बी ए संभव होगा, बी में पंक्तियों की संख्या है, बी में स्तंभों की संख्या 1 और ए में पंक्तियों की संख्या 2, तो इसका मतलब समान नहीं है, तो यहाँ पर बी ए संभव नहीं है। क्लियर बात। तो ये ध्यान रखेंगे हम गुणन मैट्रिक्स को। और अब हम आते हैं गुणन मैट्रिक्स के 2 गुणधर्म और हैं, उनको और देखें हम, ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जावे। हाँ जी,
अब हम देखें कि हमारा जो टॉपिक है मैट्रिक्स पर संक्रियाओं का, संक्रियाएं हमने पढ़ ली चारों, और गुणन संक्रिया के कुछ गुणधर्म हैं दो, जिनका भी अध्ययन कर ले ताकि ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो हम देखें, पहला गुणधर्म है गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स। क्या होती है कि जब दो मैट्रिक्सों का गुणन एक इकाई मैट्रिक्स हो तो वे दोनों मैट्रिक्स गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्सों को जब हम गुणा करें और उनका गुणनफल क्या आए, एक इकाई मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स, एक दूसरे की गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल भी लेकर के हमने देखा है कि एक मैट्रिक्स ली ए यहाँ पर और दूसरी मैट्रिक्स ली बी। ए की कोटि कितनी है, 3 इंटू 3, और बी की कोटि भी 3 इंटू 3 है। तो गुणन के लिए शर्त क्या है कि पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 3 है। इसका मतलब ए को बी से गुणा किया जा सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3 बराबर 3, दिस इम्प्लाइज ए का बी से गुणा संभव है, यानी ए भी संभव है। तो संभव है तो हम ए को बी से गुणा करें। गुणन का तरीका मैंने अभी बताया आपको कि एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा होकर गुणन मैट्रिक्स का एक अवयव हमें प्रदान करती है। तो यहाँ देखें, पहली पंक्ति से पहला स्तंभ गुणा हो रहा है, पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति से तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति से पहला स्तंभ गुणा किया, 1 को 3 से गुणा किया 3, 2 को -2 से -4, 2 को 1 से 2। तो अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 को -4 से -4, 2 को 1 से 2, 2 को फिर 1 से 2। फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा किया, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को -1 से गुणा किया -2। ऐसे ही हमने दूसरी पंक्ति को इन तीनों स्तंभों से गुणा किया और तीसरी पंक्ति को इन तीनों स्तंभों से गुणा किया। तो गुणनफल हमारे पास क्या आया, देखिए 3 और 2 5, 5 में से 4 गया 1। यहाँ से देखिए -4 +4 कैंसिल होकर के 0, यहाँ से 2 से 2 कट गया फिर 0। फिर यहाँ देखें 6 और 4 10, +10 और -10 0। यहाँ से देखें 5 4 9, 9 में से 8 गए तो +1। फिर यहाँ देखें वही 4 से 4 कैंसिल 0। यहाँ 9 और 5 14, 14 से 14 कैंसिल 0, 7 5 12, 12 से 12 कैंसिल 0, और 6 में से 5 गए तो 1। देखिए कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, इकाई मैट्रिक्स। और कितने कोटि की प्राप्त हुई है, 3 इंटू 3 कोटि की हमें प्राप्त हुई है। क्या हमें 3 इंटू 3 कोटि की ही प्राप्त होगी, इसका निर्धारण कौन करता है, जो हमने पहली मैट्रिक्स है उसकी पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स का स्तंभ। देखिए क्या बचा हुआ है, 3 इंटू 3, इसका मतलब 3 इंटू 3 की प्राप्त हुई है। तो एकदम सही हमने गुणन किया है, गुणन सही है और इकाई मैट्रिक्स आ गई गुणनफल। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हो जाएंगी, गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स। तो क्लियर हो गया दिमाग में कि गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स क्या होंगी, यदि उन दोनों का गुणन एक क्या आए, इकाई मैट्रिक्स आ जाए, तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स। अब हम आए इसके दूसरे गुणधर्म पर, कौन सा है, शून्य के भाजक। तो शून्य के भाजक क्या होते हैं, देखें हम, जब दो मैट्रिक्सों का गुणन एक शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो तो गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो तो शून्य के भाजक कहलाएंगे। देखें हम यहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स ली है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए की कोटि 2 इंटू 2, मैट्रिक्स बी की कोटि भी 2 इंटू 2। तो यहाँ पर हम देखें, पहली मैट्रिक्स में स्तंभ कितने, 2, और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियाँ कितनी, 2। तो इसका मतलब ए को बी से गुणा किया जा सकता है, समान है। गुणा किया है हमने ए को बी से, तो देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, ध्यान देना बिल्कुल, गुणन मैंने कहा पहले भी कि गुणन संक्रिया ही सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। गुणन संक्रिया आ गई, इसका मतलब चैप्टर का 80% भाग हमने सीख लिया है, ध्यान रखना। तो पहली पंक्ति 1 को -1 से गुणा किया, -1, 1 को 1 से किया 1, पहली पंक्ति से पहला स्तंभ हो गया। फिर पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ, 1 को 1 से किया, 1 को -1 से, तो 1 -1। अब पहली पंक्ति से सभी स्तंभ हो गए, अब दूसरी पंक्ति को लो, दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ 3 एकम 3 -3, 3 एकम 3 ये +3। फिर दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ लीजिए, 3 को 1 से 3, 3 को -1 से -3।
गुणा हो गया, गुणा के बाद हम कैलकुलेशन करें, -1 + 1 से कैंसिल 0, 1 में से 1 घट के 0, 3 में से 3 घट के 0, 3 में से 3 घट के 0। इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त हुई है जिसके सभी अवयव 0 हैं, और वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? शून्य मैट्रिक्स होती है। तो हमारे पास क्या आया कि इन दो मैट्रिक्सों का गुणनफल एक शून्य मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हो गई? शून्य के भाजक कहलाएंगी। आ गया क्लियर? इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया है और ये कंप्लीट भी हो गया है टॉपिक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है जो इस टॉपिक पर आधारित है और पिछले वीडियो के टॉपिक पर भी आधारित है, तो इन दोनों टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं, इन दोनों टॉपिकों को आप अच्छे से अध्ययन करें और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।